हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, मनी कंसेप्ट को और क्लियर करते हुए मैं आपको अपने इस वीडियो में मनी और उसके फंक्शन यानी मुद्रा और उसके कार्य के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, मुद्रा में बहुत बड़ा आकर्षण है। क्यों? इसका क्या जवाब है मैं बता देती हूँ। क्योंकि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करती है, बहुत सी इम्पोर्टेंट काम करती है, जो कि मनुष्य की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और उसकी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। कुछ लाइनों से मैं इसको एक्सप्रेस करूँगी। मनी इज़ मैटर ऑफ फंक्शन फोर: ए मीडियम, ए मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड a store. As this does not clear the picture, we may add transferability more. तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको मुद्रा और उसके कार्यों के बारे में बताऊंगी, जिसके बगैर आपका मनी कंसेप्ट पूरा नहीं होता। बच्चों, जब हम मुद्रा और उसके कार्यों के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि मनी इज़ अ मैन्स फ्रेंड। मनी, मुद्रा जो है, मनुष्य का साथी है। ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय होता है उसे सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा जो मनी है वो बार्टर सिस्टम यानी मनुष्य जो है वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी समस्याओं को भी दूर करता है। क्योंकि बार्टर सिस्टम बहुत ही हाईली इनकन्वीनियंट थी, असुविधाजनक थी, कम्बरसम थी यानी बोझिल थी, और टाइम कंज्यूम इसके साथ साथ अकुशल यानी इनएफिशिएंट भी थी। जब मुद्रा के कार्यों की बात करते हैं यानी फंक्शंस ऑफ मनी की बात करते हैं तो दो क्लासिफिकेशन बहुत ही पॉपुलर है मनी कंसेप्ट में। पहली है केनलीज की क्लासिफिकेशन यानी केनली का वर्गीकरण, और दूसरा है पॉल एंजिंग क्लासिफिकेशन यानी उस पॉल एंजिंग अर्थशास्त्री थे उनका वर्गीकरण। तो पहले मैं केनली क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। केन्सली द्वारा जो क्लासिफिकेशन दी गई है मुद्रा के कार्यों की यानी फंक्शन ऑफ मनी के जो क्लासिफिकेशन है केनली के, उसमें 3 तरीके के फंक्शन बताए गए हैं। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन, दैट मीन्स प्राथमिक कार्य। दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, गौण कार्य, और कंटिजेंट फंक्शन तीसरा है यानी आकस्मिक कार्य। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मैं ये कहूँ कि ये अर्थव्यवस्था या विश्व में आर्थिक प्रगति हो रही है तो उसके पीछे आपका मुद्रा के जो प्राइमरी फंक्शन है उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये 2 तरीके के कार्य करती है। पहला तो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का मापना। तो पहले मैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताऊंगी। बार्टर सिस्टम जो था हमारा, उसमें वस्तुओं का डायरेक्ट एक्सचेंज होता था, प्रत्यक्ष लेन देन होता था। इस प्रणाली में जो डबल कोइंसिडेंस जो था उसकी डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती थी। लेकिन जब से मुद्रा का आगमन हुआ यानी मनी ओरिजिनेट हुई, तब से जो वस्तुओं के बीच में जो विनिमय होता था वो बहुत ही आसान हो गया। क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होते थे यानी जो भी सौदे होते थे उसमें वस्तु देकर वस्तु लेना 2 भागों में टूट गया था। अब क्या था कि व्यक्ति पहले वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेता था और फिर मनचाहे समय पर मनचाहे बाजार से मनचाही वस्तु को उस मुद्रा से खरीद लेता था। तो इस प्रकार क्या थे, मुद्रा जो थी वो विनिमय या सौदे का माध्यम बन गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि बार्टर सिस्टम क्या ख़त्म हो गया, तो बार्टर सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ। आज भी कई जगह ऐसा है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती है या ली जाती है। जैसे हम भारत में भी अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर श्रमिकों को हम मजदूरी अनाज के रूप में देते हैं। देन आ जाता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का मापना। ये मनी का दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि सभी वस्तुओं और सेवाओं को के मूल्य को हम मुद्रा में व्यक्त करते हैं, मनी में व्यक्त करते हैं। इस तरीके से क्या है, मुद्रा जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने का मापदंड है। ठीक है, तो मुद्रा सामान्य मापदंड है, ये एक जनरल मापदंड है जिसकी वजह से क्या है, हमें पता है कि कौन सी वस्तु किस मूल्य में हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है,
जब मनी के सेकेंडरी फंक्शंस की बात करते हैं यानी गौण कार्यों की बात करते हैं तो ये भी प्राइमरी फंक्शन की तरह ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें हम इनडायरेक्ट फंक्शन यानी परोक्ष कार्य भी कहते हैं और साथ के साथ ये सहायक कार्य यानी ऑक्सिलरी फंक्शन भी होते हैं। सबसे पहला फंक्शन अगर हम कहें तो उसका मनी का जो सेकेंडरी फंक्शन है वो स्टोर ऑफ वेल्थ है यानी धन संचय। कोई व्यक्ति अपनी इनकम का कुछ भाग सेविंग की फॉर्म में रखता है। जो सेविंग होती है वो मुद्रा के रूप में उनकी उसकी बचत करनी बहुत ही आसान होती है, रखनी बहुत आसान होती है। लेकिन अगर ये पहले अगर हम देखें तो वस्तु के रूप में सेविंग करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये पेरिशेबल होती थी। जो वस्तुएं थी वो नाशवान होती थी और इसके अलावा ये स्थान भी घेरती थी। दैट मीन्स कि काफ़ी एक बड़ा जगह उनके लिए चाहिए होती थी कि हम सेव कर रहे हैं हम इन वस्तुओं को। लेकिन मुद्रा क्या है, वो पेरिशेबल नहीं है और स्थान भी बहुत कम करती है। तो इसकी वजह से जो सेविंग है, वेल्थ सेविंग है, ये काम जो है मुद्रा के द्वारा बहुत ही ईजी हो गया और इस वजह से ही हमारी बचतें बढ़ी। बचतें बढ़ने से हमारे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज़ हुआ और कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण भी बढ़ा है। सेकेंड मेन सेकेंडरी फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है यानी भावी भुगतान का मान। भावी भुगतान का मान यानी अगर हम मान लो क्रेडिट लेते हैं तो उसका भविष्य में चाहे वो ब्याज या इंटरेस्ट के रूप में देना पड़े या हमें प्रिंसिपल के साथ देना पड़े, तो वो क्या है, हमें भविष्य में देना पड़ता है। तो ये भी काम मुद्रा ने बहुत ही आसान बना दिया। अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसमें जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई है उसके पीछे क्रेडिट्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम उधार का भुगतान भविष्य में करते हैं तो और वो मुद्रा की फॉर्म में दिया गया तो वो आसान है, लेकिन अगर हम वस्तुओं के रूप में देते तो वो भविष्य में डिस्प्यूटेबल वस्तु थी यानी झगड़े का कारण बन सकती थी। लेकिन मनी जो एक्सचेंज सिस्टम है इसमें ये कोई समस्या ऐसी नहीं आती। दूसरी ओर जो बैंक होते हैं वो भी क्रेडिट क्रिएशन यानी साख निर्माण भी, जो बैंकों में डिपॉजिट मनी है, डिमांड जो डिपॉजिट हैं या टाइम डिपॉजिट हैं, उनके आधार पर ही वो क्रेडिट क्रिएशन करती है। थर्ड सेकेंडरी फंक्शन है आपका ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू और वेल्थ यानी मूल्य का हस्तांतरण। जो वस्तुएं होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रांसफ़र उनको किया जाता है तो बहुत ही मुश्किल होती है। वो समय की बर्बादी के साथ साथ इनसिक्योर भी होती है। तो यहाँ पर भी मुद्रा ने काम को बहुत आसान बनाया था, क्योंकि मुद्रा की वजह से क्या है, हमें अपने वस्तुओं को ट्रांसफ़र करने में मुश्किल नहीं आती। अगर मान लो मैं दिल्ली से बॉम्बे अपने वस्तुओं को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी कि दिल्ली में उन वस्तुओं को बेचकर जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे मुंबई जाकर मैं वापस उनको वैसी ही वस्तुओं को खरीद सकती हूँ। तो ये क्या है, बहुत सारी वस्तुओं के मामले ये बहुत ही आसान काम हो गया था। अब केनली क्लासिफिकेशन के थर्ड और लास्ट फंक्शन की बात हम करते हैं और वो हैं कंटिंजेंट फंक्शंस यानी आकस्मिक कार्य। जो कंटिंजेंट फंक्शन होते हैं, आकस्मिक कार्य होते हैं, उसमें सबसे पहला कार्य है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट यानी जो हम एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन या इनकम का हिसाब किताब रखते हैं तो वो मुद्रा के रूप में आसानी से उसका हिसाब किताब, उनके अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये एक हिसाब की या यूनिट ऑफ अकाउंट बन गया था। यानी इकाई, जैसे हम लंबाई को मीटर्स में नापते हैं तो उसी तरह वस्तुओं और सेवाओं को हम क्या है, मुद्रा में नाप सकते हैं। जबकि बार्टर सिस्टम में ये प्रणाली बहुत ही मुश्किल होती थी और उस टाइम नेशनल इनकम की जो गणना करना वो बहुत ही इम्पॉसिबल, हम कह सकते हैं बहुत इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो मुद्रा की वजह से ये काम बहुत ही आसान हुआ था और हम जो अकाउंटिंग करते हैं जब नेशनल इनकम की, तो उसमें मनी सबसे हेल्पफुल होती है। सेकंड फंक्शन है हमारा बेसिस ऑफ क्रेडिट्स, साख का आधार। अब क्रेडिट्स की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस है या हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये बैकबोन ऑफ द बिजनेसेस है, यानी व्यापार की रीढ़ की हड्डी है। जो साख विस्तार हुआ है या क्रेडिट क्रिएशन हुआ है वो भी मनी की वजह से ही हुआ है। हमारे जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स वगैरह या जो नॉन फाइनेंशियल बैंक्स हैं, वो भी अपना जो क्रेडिट क्रिएशन है, जो मनी डिपॉजिट है उनके पास, उनके बेसिस पर ही क्रेडिट क्रिएट करती है, साख करती है।
ठीक है। तो और एक व्यक्ति को कितनी साख मिलनी चाहिए वो भी मुद्रा के आधार पर ही उसे हम माप सकते हैं। देन आ जाता है थर्ड फंक्शन हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता का माप। अब हर एक प्रोड्यूसर अपने आउटपुट के में जो साधन उसने लगाए हैं, जो इनपुट्स लगाए हैं, वो उसको इस तरीके से लगाता है, उनको इस तरीके से यूटिलाइज करता है कि उसको मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट हो मिनिमम कॉस्ट पर। और ये तभी संभव है जब हम प्रोडक्शन में लगाए गए सभी साधनों की जो सीमांत उत्पादकता होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, उसका हमें पता लगे और वो समान हो। तो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी समान कब होती है, जब क्या है उसका जो प्राइस के साथ रिलेशन है वो कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। तो इसीलिए एक सामान्य माप होना बहुत ही ज़रूरी था और मनी ने इस काम को और भी आसान बना दिया। देन फोर्थ फंक्शन है बेसिस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी आय वितरण का आधार। उत्पादन के साधनों से तो उत्पादन संभव है, लेकिन जब उत्पादन से प्राप्त जो इनकम होती है उसका जब हमें बंटवारा करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है जो उत्पादन के साधनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनकी सेवाओं के बदले में, तो वो भी हम मुद्रा के रूप में ही उनको भुगतान कर सकते हैं। और यही भुगतान क्या है, आपके राष्ट्रीय आय के वितरण जो प्रणाली में जब हम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड के थ्रू, तो वो भी यहाँ पर हमारा हेल्पफुल होती है। तो मुद्रा ने क्या किया कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को भी बहुत ही आसान बना गया। लास्ट जो फंक्शन है वो है लिक्विडिटी एंड इन्फॉर्मिटी ऑफ वेल्थ यानी धन का तरल रूप और समरूपता, उसकी एक रूपता। ठीक है, तो मुद्रा क्या है, धन का सबसे लिक्विड फॉर्म हम कह सकते हैं। ये इसको तरल रूप में है कि एक व्यक्ति को तरलता क्या होती है कि एक मुद्रा की इकाई या किसी भी इकाई के बदले में जो कितनी जल्दी हमें वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त हो सकती है। तो मुद्रा ऐसी चीज़ है जो सबसे लिक्विड वस्तु है, लिक्विड है यानी तरल है। यानी हम अगर मान लो हमें वस्तु खरीदनी है 2000 रुपये की, तो उसके लिए हम चेक बना के देंगे तो हमें वो चेक को पास करवाना पड़ता है बैंक से। लेकिन मुद्रा के रूप में अगर हमारे पास कैश फॉर्म में अगर मुद्रा 2000 रुपये हैं तो हम लेके और उस वस्तु को इजीली खरीद सकते हैं। तो ये था हमारा कंटीजेंट फंक्शन। केनली क्लासिफिकेशन के अलावा एक क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पॉल एंजिंग की क्लासिफिकेशन। यानी पॉल एंजिंग ने भी एक वर्गीकरण किया था मुद्रा के कार्यों का, और उनके आधार पर मुद्रा के दो कार्य होते हैं, स्टैटिक फंक्शन और डायनेमिक फंक्शन, यानी स्थैतिक कार्य और गत्यात्मक कार्य। जब हम स्थैतिक कार्यों की बात करते हैं, स्टैटिक फंक्शंस की बात करते हैं, तो मुद्रा के वे कार्य जो हैं अर्थव्यवस्था को संचालित तो करते हैं साथ ही साथ, लेकिन उसमें कोई ऐसी गति प्रदान नहीं करते। यानी ये फंक्शन जो हैं इसी तरीके से एक्टिवली इन्फ्लुएंस नहीं करते इकोनॉमिक सिस्टम, यानी आर्थिक व्यवस्था है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इन फंक्शनों को हम ट्रेडिशनल फंक्शन यानी परंपरागत कार्य भी कहते हैं, या टेक्निकल फंक्शन यानी तकनीकी कार्य भी कहते हैं। और ये वही फंक्शन है जो आपके प्राथमिक फंक्शंस होते हैं जो मूल रूप में केनली की क्लासिफिकेशन में कहे गए थे। इसमें हमारे पास फंक्शंस जो आते हैं जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, पुनर्भुगतान का जो माध्यम है, या इसके अलावा मेजर ऑफ वैल्यू, धन संचय का माप, या स्टोर वैल्यू जो वेल्थ का माप होता है। ये हमारे क्या हैं, स्टैटिक फंक्शन। यदि हम एंजिंग के डायनामिक फंक्शंस यानी गत्यात्मक कार्यों की बात करते हैं, तो ये वे कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं या अर्थव्यवस्था में गति उत्पन्न करते हैं। यानी इसके प्रभाव से, इन कार्यों के प्रभाव से रोजगार, आय, मूल्य यानी प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनकम लेवल पे असर पड़ता है और अर्थव्यवस्था में डायनामिज्म आता है। ठीक है, तो सरकार अपनी मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, उसमें जब चेंजेस लाती है तो उसकी वजह से जब एम्प्लॉयमेंट, इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन पर जब असर पड़ता है तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक फंक्शंस।
तो काफ़ी डायनेमिक फंक्शंस मैं इनको डिस्कस करूँगी आपके पास हैं। चेंज इन, सबसे पहला है चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दरों में परिवर्तन। अगर हम मनी सप्लाई में चेंज करके सरकार ब्याज की दर को चेंज करना चाहती है, तो इसके लिए क्या है, वो मौद्रिक नीति का उपयोग करती है और उसमें मुद्रापूर्ति में ब्याज की दरों के थ्रू कमी या वृद्धि कर सकती है। जैसे अगर मान लो अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया जाना है, तो इसके लिए क्या करेगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने से क्या होगा कि निवेश को बढ़ाया जाएगा और उसकी वजह से आउटपुट और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड है फुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, यानी साधनों का पूर्ण उपयोग। साधनों का पूर्ण उपयोग यानी मुद्रा में वृद्धि करके जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन के लिए जब मांग बढ़ती है तो उसमें नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेस, मानवीय और प्राकृतिक दोनों साधनों की मांग बढ़ती है। इसकी वजह से क्या है कि जो मनी है वो ये भी काम करती है कि पूरी तरीके से जितने भी अर्थव्यवस्था में साधन है, यानी जितने भी रिसोर्स है, उनको फुल यूटिलाइज किया जा सके। देन आ जाता है कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति और मुद्रा विस्फीति पर नियंत्रण। अगर मान लो इन्फ्लेशन को अगर नियंत्रण में करना चाहते हैं, सरकार नियंत्रण में करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देगी, यानी मुद्रा की पूर्ति को कम कर देगी, जिसकी वजह से क्या है, क्रेडिट क्रिएशन यानी साख निर्माण, उधार का निर्माण कम होगा और खर्च भी कम हो जाएगा। इस वजह से क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या होते हैं वो डाउनवर्ड होने लगते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो डिफ्लेशन की कंडीशन है एक अर्थव्यवस्था में, तो उसके लिए क्या करेंगे कि प्राइस लेवल गिर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक गवर्नमेंट मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करेगी, यानी मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगी, जिस वजह से क्या है आपका जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आते हैं। वैसे अगर एक्सेस अमाउंट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है, ये दोनों ही एक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा जो डायनेमिक फंक्शंस में कंट्रोल ओवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी आयात और निर्यात पर नियंत्रण। अगर मैं बात कहती हूँ कि गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने हैं, तो वो क्या करेगी, मुद्रा के रूप में वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होते हैं वो एक्सपोर्ट जो फर्म्स होती है, एक्सपोर्टिंग फर्म्स होती हैं, उनको दे सकती है, जिसकी वजह से क्या है, निर्यात जो होंगे हमारे सस्ते हो जाएंगे, हमारी वस्तुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अपने आप ही किसी अर्थव्यवस्था के एक्सपोर्ट इंक्रीज होने लगते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग आयात पर भी अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, इंपोर्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो सब्स्टिट्यूएबल गुड को अपने देश में ही उसको उत्पादन करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह प्रदान करती है घरेलू उत्पादकों को, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इंपोर्ट पर भी कंट्रोल ईजिली किया जा सकता है। देन है फिफ्थ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी आय का समान वितरण। इसमें भी मुद्रा एक मेन कार्य करती है कि अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, रिच जो कम्युनिटी है या अमीर है उन पर हाई टैक्स लगाकर सरकार आय प्राप्त करती है, और उसी तरीके से गरीबों पर जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स दी जाती हैं उससे उनके लेवल को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इस मामले में मुद्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है। देन लास्ट जो है इम्पोर्टेंट जो डायनामिक फंक्शन है मनी का, वो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी ऊपर जितने भी कार्य दिए गए हैं, डायनामिक फंक्शंस दिए गए हैं मुद्रा के, तो ये क्या करते हैं, एक लास्ट अल्टीमेट इफेक्ट डालते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे, यानी आर्थिक प्रगति पे। तो इसमें जो मौद्रिक नीति है वो आर्थिक प्रगति का इंजन कही जा सकती है। ऐसा कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा जो है वो आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।